Good morning, all of you. Welcome to your SST class, and today I am covering the next topic of your chapter, that is nationalism in India. Yesterday I explained you about the story of 1920 के बीच में सत्याग्रह, इम्पोर्टेंस ऑफ सत्याग्रह एंड अराइवल ऑफ महात्मा गांधी इन आर पॉलिटिकल सिचुएशंस. कल मैंने आपको सिर्फ महात्मा गांधी आए इंडिया में और उन्होंने सत्याग्रह का जो आइडिया था वो इंडियंस को दिया, ये पढ़ाया था. एंड द 3 सत्याग्रह दैट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, हमने उनको डिस्कस किया था. नाउ टुडे माय टॉपिक इज नेक्स्ट रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट, व्हाट इज रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट क्या था? अगर हम रॉलेट एक्ट की बात करें तो it was an act that was passed by Britishers in the year 1919, and according to this act, Britishers can imprison any Indians just on the basis of doubt for at least for 2 years without any trial. I am repeating, what was Rowlatt Act? It was an act that was passed by Britishers in the year 1919. According to this act, Britishers can imprison any Indian just on the basis of doubt at least for 2 years without any trial. मतलब समझते हो कि ब्रिटिशर्स किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के बिना पर पकड़कर जेल में डाल सकते थे, कम से कम 2 साल के लिए, बिना किसी कोर्ट के, बिना किसी ट्रायल के. ट्रायल होता है कि कोर्ट में बिना किसी फैसले के, बिना किसी केस के बस उनको उठाया और जेल में डाल दिया. ये था रॉलेट एक्ट. अब इस एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया. ठीक है. Embodied with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. This act had been hurriedly passed through Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. इसका मतलब है कि ये पास किया गया लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा, जबकि इंडियंस ने इसको क्या किया था? इसका विरोध किया था, अपोज किया था. इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. और इसकी वजह से गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स आ रही थी कि वो अपनी जो एक्टिविटीज़ थी उनको इंक्रीज़ कर सकती थी. और लोगों की, इंडिया की पॉलिटिकल जो सिचुएशंस थी उसको डिक्रीज़ करने का ये एक बहुत बड़ा आइडिया था उनका. ठीक है. And allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws. महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के थ्रू इसके अगेंस्ट बोलना चाह रहे थे. एंड विच वुड स्टार्ट विद ए हड़ताल ऑन 6 अप्रैल. और जिसको किसके साथ स्टार्ट किया गया? 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ. रैलीज ऑर्गेनाइज की गई. वर्क वेंट ऑन स्ट्राइक. वर्कर्स ने स्ट्राइक पर चले गए. स्ट्राइक का मतलब समझते हैं ना कि काम करना बंद कर दिया. रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन. रेलवे वर्कशॉप्स और शॉप्स को बंद कर दिया गया. सत्याग्रह का मीनिंग क्या था? सर्च फॉर ट्रुथ. ठीक है. अब यहाँ पर वो ठीक थे कि बिना किसी ट्रायल के, सिर्फ शक के बिना पर 2 साल के लिए जेल में नहीं डालना. अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? स्ट्राइक स्टार्ट कर दी, हड़ताल पर चले गए, अपनी दुकानों को बंद कर दिया. किसी भी तरह की कॉपरेशन जो थी ब्रिटिशर्स के साथ वो बंद कर दी. alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as the railways and telegraph would be disturbed, the British administration decided to clamp down on nationalists. उन्होंने डिसाइड किया कि इनको दबाया जाएगा. ठीक है. Local leaders were picked up from Amritsar. Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attack on banks, post office and railway station. अब क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने इनको दबाने की कोशिश की. जब ब्रिटिशर्स ने इनको दबाने की कोशिश की तो उन्होंने भारत के लोकल लीडर्स को पकड़ना स्टार्ट कर दिया. अब लीडर्स को इसलिए पकड़ा जाता था कि क्योंकि अगर उनकी
कि अगर आम जनता की अगुवाई करने वाला ही कोई नहीं होगा तो वो अपने आप ही स्ट्राइक को बंद कर देंगे। 10 अप्रैल को अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन, मतलब शांति से जो सभा बैठी हुई थी, उसके ऊपर अटैक किया गया, उनके ऊपर फायर किया गया। प्रोवोकिंग वाइड्स बैंक्स के ऊपर अटैक किया, पोस्ट ऑफिस के ऊपर, रेलवेज के ऊपर। अब मार्शल लॉ वॉज इम्पोज और इसकी वजह से अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ होता है एक तरह से कर्फ्यू लाइक सिचुएशन होती है जिसमें लोगों को अलाउड नहीं होता एक जगह पर इकट्ठे होना, बात करना या घर से बिना मतलब बाहर निकलना। दैट वाज मार्शल लॉ। ठीक है, अब मार्शल लॉ लागू हो गया। Now because of martial law there was जनरल डायर टू कमांड। अब जनरल डायर जो थे उन्होंने अमृतसर में कमांड ले ली। वो देख रहे थे अमृतसर की पॉलिटिकल सिचुएशंस को। अब जब वो पॉलिटिकल सिचुएशंस को देख रहे थे, ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13 अप्रैल को एक इंसिडेंट हो गया। वहाँ पर हुआ क्या एग्जैक्टली अब मैं आपको जलियांवाला बाग मैसेकर की स्टोरी समझाऊंगी। एग्जैक्टली क्या हुआ था बेटे 10 अप्रैल जिसकी अभी मैंने पीछे बात की है, इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट लीडर थे, डॉक्टर सफुद्दीन किचलू एंड वन मोर, तो इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। अब इनके अरेस्ट के अगेंस्ट लोग जो है वो बोल रहे थे और सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई थी। और अब क्या हुआ 13 अप्रैल, एज़ यू ऑल नो दैट वाज द डे ऑफ विसाखी। विसाखी का दिन होता है 13 अप्रैल और पंजाब में विसाखी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस ओकेज़न पर, इस फेस्टिवल पर फेयर्स लगते हैं, मेले लगते हैं। तो ऐसे ही उस समय जलियांवाला बाग में भी मेला लगा। एग्जैक्टली वैसे तो मैंने अभी आपको बताया कि मार्शल लॉ लगा हुआ था, तो मार्शल लॉ में ये सब कुछ नहीं होता। बट एट दैट टाइम, उस टाइम की बात कर रहे हैं, उस समय जलियांवाला बाग एग्जैक्टली प्रॉपर अमृतसर के अंडर नहीं था, वो बाहर आउटर एरिया में था। एंड पीपल डोंट नो कि मार्शल लॉ लग रहा है और मेला है या कुछ ऐसी गैदरिंग नहीं करनी है। लोगों को इस बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं थी क्योंकि उस समय मीडिया नहीं था इतना ज़्यादा। ठीक है, तो अब वहाँ पर लोग वैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए गैदर्ड हुए थे। जनरल डायर ने जब ये देखा तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को उसने ऑर्डर दे दिया, सैनिकों को, टू फायर ऑन दैट क्राउड। उस क्राउड पर, उस सभा में, उस पर एक शांतिपूर्ण मीटिंग, लोग गैदर्ड हुए थे, मेला भी चल रहा था, आपस में पॉलिटिकल सिचुएशंस के ऊपर बातें भी हो रही थी और जनरल डायर ने इस बीच फायर के ऑर्डर दे दिए। अब फायर के ऑर्डर जो थे वो बहुत नेचुरल है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वर डाइड। अब वो कैसे डाइड हुए ये भी बता देते हैं। जलियांवाला बाग की एंट्री जो है वो सिर्फ एक साइड से होती है और वो भी एक बहुत ही छोटी सी गली है जिसमें से जलियांवाला बाग में एंट्री होती है। ठीक है, अब इस एंट्री को लॉक कर दिया गया। वहाँ पर सैनिक खड़े हो गए फॉर द फायर और जो अंदर मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन थे, दे डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू कम आउट फ्रॉम द बाग। अब उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कहीं साइड से वो बाहर आ ही नहीं सकते थे और फायर कर दिया गया। तो नेचुरल है कि दे वर डाइड, तो उनकी डेथ हो गई, बहुत सारे लोग मारे गए और जनता में इसको लेकर आक्रोश हो गया। ये तो था जलियांवाला बाग मैसेकर की स्टोरी। अब मैं इसको एक बार रीड कर रही हूँ सो दैट इट कुड बी अंडरस्टैंड बाय यू। क्या हुआ? ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh, and some came to be protest against the government news repressive measures. सारे आए हुए थे, गैदर्ड हुए थे, ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट के रिप्रेसिव मेजर्स के बारे में भी बात कर रहे थे। अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल विसाखी फेयर, और कुछ विसाखी फेयर अटेंड करने आए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ एंड हैड बीन इम्पोज्ड।
अब सिटी से बाहर होने की वजह से लोगों को मार्शल लॉ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डायर एंटर्ड दैट एरिया, डायर ने एंट्री किया, ब्लॉक द एग्जिटिंग पॉइंट को ब्लॉक कर दिया, ओपन फायर्ड ऑन द क्राउड पर ओपन फायर की, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स को मार दिया। एंड हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वॉज टू प्रोड्यूस ए मॉरल इफेक्ट, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड एव्यू। अब इस पूरे इंसिडेंट में उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका मेन ऑब्जेक्टिव था लोगों के मन में डर बिठाना ताकि वो सत्याग्रह ना करें। टेरर, एक दहशत फैला दी गई और उनको डरा दिया गया कि अगर आप सत्याग्रह करोगे तो ये अंजाम होगा। तो ये था जलियांवाला बाग मैसेकर। अब एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग सेपरेट, अब जलियांवाला बाग की जब न्यूज़ फैली, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्दर्न इंडियन टाउन्स, और क्राउड बाहर आ गया। भारतीय बहुत सारे कस्बे जो थे, लोगों ने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। स्ट्राइक स्टार्ट हो गई, पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े हो गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक स्टार्ट हो गया। Government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their nose on the ground. और इन सब को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो उनके अगेंस्ट बोलते थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपनी नाक ग्राउंड पर रगड़ें। किसके सामने? ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स के सामने। एंड डू सल्यूट टू ऑल साहिब्स। पीपल वर फ्लोग्ड एंड विलेजेस अराउंड गुजरांवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड, और गुजरांवाला में बॉम्बिंग भी की गई। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। और जब वायलेंस, ये सारी वायलेंस हो गई ना कि अटैक होने लग गए, बॉम्बिंग होने लग गई, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर अटैक हो गया, तो उन्होंने क्या किया? अपनी जो सत्याग्रह थी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, उसको वापस ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि हम सब जानते हैं कि गांधी जी किसको महत्व देते थे? नॉन वायलेंस को। उन्होंने कभी भी वायलेंस की कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, और उन्होंने सत्याग्रह वायलेंस, नॉन वायलेंस के बेस पर ही किए थे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वायलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सत्याग्रह के थ्रू, जलियांवाला बाग मैसेकर के थ्रू जो है, यहाँ पर हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। वन इज़ जलियांवाला बाग मैसेकर एंड सेकेंड इज़ रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था और रॉलेट एक्ट के विरोध में व्हाट हैव द गांधी जी डन, गांधी जी ने क्या किया, और लास्ट में उसका रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट क्या आया कि गांधी जी को वापस लेना पड़ा सत्याग्रह। ठीक है, नाउ वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज़ एंड टाउन्स। हालांकि ये एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट थी, बट थोड़े एरिया में, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही इसका, थोड़ा नॉर्थ इंडिया के भी कुछ पार्ट में ही इसका इफ़ेक्ट रहा, अदरवाइज इसका कहीं पर इफ़ेक्ट नहीं रहा। ओके, महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। और इसलिए अब गांधी जी क्या चाहते थे? वो एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चाहते थे जो पूरे भारत में एक लार्ज स्केल पर मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। ब्रिंगिंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर, दोनों हिंदू और मुस्लिम्स को इकट्ठा लाकर। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशू। इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या डिसाइड किया था? खिलाफत इशू को अपने अंडर करना स्टार्ट किया था। बट अब खिलाफत इशू अभी आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।